Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel, and today we will discuss about principle of inheritance and variation. This is our chapter of NCERT. तो जैसा कि हमने देख लिया था, तो आज का टॉपिक क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, तो आज हम क्रोमोसोम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है टर्म क्रोमोसोम गिवन बाय वेलेंगर। जो क्रोमोसोम जो टर्म है वो किसने दिया था? वेलेंगर ने। ठीक है, वेलेंगर साइंटिस्ट ने। और उसके बाद फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हॉफमिस्टर इन पॉलन मदर सेल्स ऑफ ट्रिट्सकैंसिया, मतलब जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो वो क्या था? हॉफमिस्टर ने किया था। और किसमें किया था? पॉलन मदर सेल। ट्रिट्सकैंसिया एक प्लांट है जिसके पॉलन मदर सेल में सर्च डिस्कवर किया था। किसने? हॉफमिस्टर साइंटिस्ट ने। ठीक है, क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन होता है? फंजाई। एंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन होता है? ट्रिलियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार फिर से, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम फंजाई एंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम किसका होता है? ट्रिलियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम इज सेग्रीगेट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये ऐसा पार्ट मतलब क्रोमोसोम जो है होता है, उसका वर्क क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का इसका फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम थ्योरी वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। तो जो क्रोमोसोम थ्योरी थी, पहले तो सर्च किया, टर्म दिया गया था। ठीक है, तो वो वेलेंगर ने दिया था। उसके बाद फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? हॉफमिस्टर ने। किसमें? ट्रिट्सकैंसिया के पॉलन मदर सेल्स में। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम सेग्रीगेट के मतलब इसका फंक्शन क्या होता है? तो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी थी? सटन एंड बोवेरी ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है फर्दर टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज कॉल्ड फ्रूट फ्लाई। ठीक है, अनदर नेम इज फ्रूट फ्लाई। तो जो फादर, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक मतलब जेनेटिक का एक्सपेरिमेंट जिनने किया था, तो वो कौन थे? टीएच मॉर्गन। ठीक है, उसके फादर किसने बोलते हैं? टीएच मॉर्गन को। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसमें किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। ठीक है, किसमें किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, जिसको और क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। ठीक है, दे ग्रो ऑन राइपन बनाना। तो ये किसमें ग्रो होते हैं? राइपन बनाना में। ठीक है, उसके बाद मॉर्गन एक्सप्लेन लिंकेज प्रोसेस इन 1910। तो ये पहले उन्होंने क्रोमोसोम देख लिया, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया किस पे? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, जिसका एक और नाम फ्रूट फ्लाई होता है, जो कि किसमें ग्रो होता है? राइपन बनाना में। ओके, उसके बाद उन्होंने एक चीज और सर्च एक्सप्लेन करी, किसके बारे में? लिंकेज के बारे में। ठीक है, कब सर्च उसके बारे में एक्सप्लेन किया? 1910 में। ठीक है, कब एक्सप्लेन किया? 1910 में। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्रोमोसोम। अभी तक हम लोग इतना सारा क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, एक्स के शेप का। देखिए सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है सर्कल टाइप्स, तो इसे क्या बोलते हैं? टीलोमियर। ठीक है, क्या बोलते हैं? टीलोमियर। उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमेटा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें जो देख रहे हैं कि कुछ लिक्विड टाइप फिल होता है, उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। उसके बाद जो ये टू पार्ट को अटैच करे रहता है, तो ये जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, जिससे ये जो दो क्रोमेटिड होते हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, ठीक है, ज्वाइंट होते हैं किसके थ्रू? सेंट्रोमियर के। उसके बाद उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। उसके बाद जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर्स, जहां पर आपका जीन लोकेटेड होता है। क्रोमोमियर्स में आपका जीन लोकेटेड होता है, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, जीन जो होता है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। उसके बाद अनदर क्रोमोसोम से जब अटैच होता है, तब फिर वो इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया लिंकेज। उसके बाद देखिए जो लिंकेज होता है, लिंकेज कैसा होता है? देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है
लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन जीन, मतलब जीन के बीच जितना भी डिस्टेंस होगा, जितना ही डिस्टेंस कम होगा उतना ही लिंकेज आपका कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मतलब डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ठीक है, ये जब कम होगा तभी तो ये ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस जितना कम होगा उतना लिंकेज ज्यादा होगा। ओके, इनवर्स का रिलेशन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने चार्ट बना रखा है, तो रिकॉम्बिनेशन या फिर उसको क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं और लिंकेज। ठीक है, इसके बीच डिफरेंस देखिए, दोनों को ही किसने दिया था, मॉर्गन साइंटिस्ट ने। ठीक है, किसने दिया था, मॉर्गन साइंटिस्ट ने। कब दिया था, 1910 में। ओके, इसकी डेफिनेशन देखिए, क्रॉसिंग ओवर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस कैरेक्टर। तो जो इसमें जो मतलब जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, होमोलोगस कैरेक्टर के बीच में होता है। ठीक है, किसके बीच में होता है, होमोलोगस कैरेक्टर के बीच में। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दे लाई इन द लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होता है एक लीनियर सीक्वेंस होता है ना, तो उसी के थ्रू एक पेयर्ड लाइन में अलाइंड होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। फॉर एन एग्जाम्पल ये ABCDE दे रखे हैं। ठीक है, ये ABCD क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद देखिए जितना इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा वहां पर क्या होता है, लिंकेज। ठीक है, क्या होता है, लिंकेज। और इसी का इनवर्स क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा वहां पर क्या हो रहा होगा, लिंकेज, और जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर क्या हो रहा होगा, रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन किसके बीच होता है, टू होमोलोगस कैरेक्टर के बीच में होता है। ठीक है, जबकि लिंकेज होता है जो उसके बिल्कुल पास में होगा क्रोमोसोम, उससे वो लिंकेज करेगा। ठीक है, जबकि रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, जो उससे दूर होगा, सबसे ज्यादा दूर होगा, वहां पर आपका क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, देखिए अभी तक हम लिंकेज के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए लिंकेज जो होता है वो 2 टाइप से होता है। कैसे होता है, 2 टाइप से, कंप्लीट लिंकेज होता है और इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। क्या क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर उसमें नहीं हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, जिनमें क्रोमोसोम के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ तो कंप्लीट लिंकेज हो रहा, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन, वो भी इसी का नाम है, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसमें कंडीशन नहीं होती है, मतलब कंप्लीट लिंकेज कहाँ पर होता है, मेल ड्रोसोफिला में। कहाँ पर होता है, मेल ड्रोसोफिला में। एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, उसके बाद इनकम्प्लीट लिंकेज, यहाँ पर आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब लिंकेज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर भी प्रेजेंट होगा एंड रिकॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है, फीमेल ड्रोसोफिला। ठीक है, क्या है, फीमेल ड्रोसोफिला। ओके, जहां पर कंप्लीट लिंकेज हो रहा होगा वो मेल ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल हो गया उसमें, और जहां पर इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा होगा वहां पर क्या होगा, फीमेल ड्रोसोफिला इसका एग्जाम्पल हो गया। राइट, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, जो जितने भी मेल एंड फीमेल है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन। इट डिपेंड्स ऑन, जो सेक्स मतलब जिससे आप सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो देखिए। क्रोमोसोमल पैटर्न, मतलब जो क्रोमोसोमल पैटर्न होता है उससे आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स, उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद एनवायरमेंट, जैसे कि क्रोकोडाइल एंड सम लिजार्ड जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, तो ये हो गया मतलब जो मेल होते हैं, मेल में क्रोकोडाइल हो गया, लिजार्ड वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उनसे उनका पता चलता है कि वो कैसे मतलब उनका सेक्स है। ठीक है, तो ये हो गया, इससे इन तीनों चीजों से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वाई क्रोमोसोम इज डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग, जो जैसे कि मैन या ह्यूमन बीइंग में एक्स एंड वाई के होते हैं क्रोमोसोम, तो सबसे वाई जो क्रोमोसोम था उसको किसने डिस्कवर किया था, हैंकिंग साइंटिस्ट ने। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, हैंकिंग साइंटिस्ट ने। उसके बाद एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर बाय स्टीवेंस, किसने डिस्कवर किया था,
स्टीवेंस ने एक्स क्रोमोसोम को। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, मैंने चार्ट बना रखा है कुछ टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सभी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। जैसे देखिए, जो एक्स एक्स एंड एक्स वाई होता है वो किसमें होता है, ह्यूमन बीइंग में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो एक्स एक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, फीमेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, फीमेल। ये हो गया फीमेल क्रोमोसोम क्या, ठीक है। और एक्स वाई जो हो गया वो किसका होता है, कौन सा किसको डिटरमाइन करता है, मेल को। ओके, जिसका एग्जाम्पल देखिए, रिपोर्ट इन मैमल्स, मैन एंड ड्रोसोफिला। ठीक है, तो जो आप मैमल्स एंड मैन एंड ड्रोसोफिला में आप जो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो वो इससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, एक्स एक्स एंड एक्स ओ। तो जो एक्स एक्स होता है वो कौन सा होता है, फीमेल वाला, और एक्स ओ जो होता है वो मेल वाला। ठीक है, एक्स ओ का मतलब इसमें वाई क्या है, एब्सेंट। ओ का मतलब जीरो समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओ मीन्स एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। यहाँ पर हमने एक्स वाई लिया था ना मेल के लिए, और यहाँ पर क्या है, एक्स ओ। ठीक है, मतलब एब्सेंस, वाई जो होगा वो एब्सेंस होगा। ठीक है, तो इसको हमने मेल बोल दिया। नेक्स्ट, तो ये जो हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए, रिपोर्टेड इन ग्रासहोपर, राउंडवॉर्म, कॉकरोच एंड ड्रोसोफिला। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रिपोर्टेड इन ग्रासहोपर, राउंडवॉर्म, कॉकरोच एंड ड्रोसोफिला। ठीक है, सभी डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल थे, इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल है। अब ये देखिए, ये जो मेल एंड फीमेल है ये सारे डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब मेल में दूसरे टाइप का होगा और फीमेल में दूसरे टाइप का, ड्रोसोफिला में दूसरे टाइप का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है ZW एंड ZZ। ठीक है, तो ZW क्या हो गया, यहाँ पर देखिए अभी तक सिमिलर था कि ये एक्स एक्स, मतलब जहां भी सिमिलर होगा वो फीमेल होगा, यही तो देख रहे थे अभी तक कि ये हो गया एक्स एक्स, ये हो गया एक्स एक्स, तो यहाँ पर क्या था, फीमेल। बट यहाँ पर आकर डिफरेंट हो गया ना, यहाँ हो गया, यहाँ सिमिलर हो गया जिसे आपने मेल बोल दिया गया, और जो यहाँ पर डिफरेंट हो गया उसे क्या बोल दिया गया, फीमेल। तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ZW को क्या बोला गया, फीमेल, एंड ZZ को क्या बोला गया, मेल। ठीक है, रिपोर्टेड इन बर्ड्स एंड हेन्स। ठीक है, तो ये किस में रिपोर्टेड होते हैं, बर्ड्स में। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लीजिए, क्रोमोसोम जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 46। ठीक है, कितने होते हैं, 46, राइट। अब अगर पेयर की बात करें तो पेयर कितने होंगे, 23। ठीक है, कितने पेयर होंगे, 23। अब इनको डिवाइड कर दिया हमने, क्रोमोसोम जो होंगे दो पार्ट में डिवाइड हो गए, कौन कौन से, ऑटोसोमल एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ऑटोसोमल जो होते हैं वो 22 पेयर्ड होते हैं टोटल। ठीक है, 22 हो गए पहले, फिर टोटल कितने होंगे, 44। ओके, लेकिन जो सेक्स जो वाले जो होते हैं, जिनसे आगे के जो 22 पेयर हो गए, अब 23 मतलब 1 पेयर अभी बाकी है ना, तो वो हो गया सेक्स के लिए। 1 पेयर कितने हो गए, एक्स एंड वाई। ओके, क्या हो गया, एक्स एंड वाई। टोटल कितने हैं, 2, तो 44 एंड 2 प्लस कितना हो गया, 46, राइट। फिर देखिए, दे कंट्रोल ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, राइट। इतना क्लियर हुआ। देखिए इसमें लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट 6 में, द हेल्प इन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये जो एक्स वाई है, इनसे आप सेक्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो 44 + 2 = 46। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। पेयर्ड फॉर्म में अगर कोई पूछेगा तो 23 पेयर, एंड नॉर्मल क्रोमोसोम पूछेगा तो कितने होते हैं, 46। ओके, इसमें भी कुछ मतलब जो 46 में भी कुछ कभी कभी 45 हो जाते हैं, कभी कभी 47 हो जाते हैं। तो ये जब कमी या फिर बढ़ जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो फिर डिसीज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सिंड्रोम क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है म्यूटेशन। ठीक है, क्या है म्यूटेशन, इसको जान लेते हैं। देखिए पहले एक शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए। तो म्यूटेशन होता है जब भी कोई अचानक से कोई भी मतलब जो बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि कोई डिसीज हो गई जो कि काफी जल्दी से
एकदम से आ गई तो उसे क्या बोलते हैं, कुछ मतलब बॉडी में चेंजमेंट आ जाना, उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। राइट, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, टर्म म्यूटेशन वॉज गिवन बाय ह्यूगो डिवरीज। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया था टर्म, ह्यूगो डिवरीज ने। कब, 1900 में। ओके, कब दिया था, 1900 में। इन ऑर्निथोरल अमेरिकाना इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, किस वाले प्लांट में दिया था, ऑर्निथोरल अमेरिकाना। इसका एक और नाम क्या है, इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, क्या नाम है, इवनिंग प्रिमरोज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, म्यूटेशन इज सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन विच, यहाँ देखिए, यहाँ तक देख लीजिए पहले। म्यूटेशन इज सडन, अभी बताया कि मतलब अचानक कोई चेंजमेंट आ जाना। ठीक है, अचानक कोई चेंजमेंट आ जाना, मतलब वही डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, अचानक कोई चेंजमेंट आ जाने को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, अपीयर इन द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज इन चेंजमेंट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। मतलब कुछ भी जो चेंजमेंट आए किसमें आएगा, फिनोटाइप में आ जाएगा, मतलब फिजिकल अपीयरेंस में आ जाएगा, या फिर जेनेटिक अपीयरेंस में आ जाएगा, मतलब फिजिकल कैरेक्टर में आ जाएगा, या फिर जेनेटिक कैरेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों में चेंजमेंट आ जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका दे रखा है म्यूटाजन। ठीक है, म्यूटाजन, तो द सब्सटेंस विच कॉजेज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजन। मतलब जिस सब्सटेंस के कारण जो चेंजमेंट आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। ठीक है, उसके बाद उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। राइट, जिस सब्सटेंस के कारण जो चेंजमेंट आ रहा बॉडी में उसे क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, जो म्यूटाजन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से, जो म्यूटाजन सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फिजिकल म्यूटाजन एंड केमिकल म्यूटाजन। तो जो फिजिकल म्यूटाजन होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, हाई एनर्जी हो गया रेडिएशन, एंड अल्फा रेज हो गया, और अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, तो इन सब चीजों से ये क्या हो गया, फिजिकल, मतलब कि जो अपने आउटर स्किन है वो डैमेज हो जाती है इन सारी रेज के कारण, तो ये क्या हो गया, फिजिकल म्यूटाजन। ठीक है, क्या हो गया, फिजिकल म्यूटाजन। ठीक है, जो कि टेम्परेचर इफेक्टिव है, हाई एनर्जी रेडिएशन इफेक्टिव है, एंड अल्फा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, नेक्स्ट देखिए केमिकल म्यूटाजन। केमिकल म्यूटाजन क्या होता है, जैसे कि कोई भी केमिकल ले लिया, जैसे कि नाइट्रस एसिड हो गया, अल्काइलेटिंग एजेंट हो गया, एंड एक्रेडिन, ये कुछ सब्सटेंस है जो कि केमिकल म्यूटाजन मतलब कि केमिकली चेंजमेंट लाते हैं। ठीक है, बॉडी पे, तो ये हो गया केमिकल म्यूटाजन। ये दो टाइप के सब्सटेंस हो गए, जो कि फिजिकली मतलब जो आउटर स्किन पे डैमेज करेंगे, और जो केमिकली म्यूटाजन है वो अंदर से डैमेज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया म्यूटाजन के सब्सटेंस, दो टाइप के होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बार कोड। ठीक है, ये इससे आपका क्वेश्चन आता है, तो न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको देखिए पहले समझ लीजिए। तो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, जो भी क्रोमोसोम जो होता है वो, जैसे बॉडी में कोई एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, उसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम, मतलब कोई भी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता तो इसे क्या बोलते हैं, बार कोड। ठीक है, क्या बोलते हैं, बार कोड। देखिए इसका फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। ओके, देखिए टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, मतलब जैसे क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ बॉडी बार इन इतने एक्स दे रखे हैं, फीमेल इज, ठीक है, इतने एक्स दे रखे हैं, कितने 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्रोमोसोम यहाँ पे लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो टोटल कितने हैं यहाँ पर 4, तो 4 लिख दिया, -1 कर दिया, इज इक्वल टू कितना आएगा 3, तो आपका बार कोड कितना आ गया 3। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए फॉर्मूला, देखिए पहले टोटल नंबर ऑफ बार बॉडी, हमें यही तो निकालना है कि बार बॉडी में मतलब कितने नंबर है टोटल, तो ये हो गया इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं यहाँ पर 4, ओके, -1 भी करना है, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो बार कोड क्या आ गया आपका 3, ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, क्या है पेडिग्री एनालिसिस। देखिए पहले डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक ट्रेट्स फॉर 2 or more generation presented in the form of diagram और फैमिली ट्री इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। देखिए
जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी डिसीज है जो कि आपकी जनरेशन वाइज चलती आ रही है, ठीक है। तो ये एक ट्री, फैमिली ट्री बन जाता है कि मतलब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं, जब उसका एनालिसिस करा जाता है कि हाँ इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आ गई, फिर नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आ गई, तो इसे क्या बोला गया, मतलब एक ट्री टाइप बनता चला आता है, ठीक है। तो इसे क्या, जब इसका एनालिसिस किया गया तो इसे क्या बोला गया, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। क्या बोला गया, पेडिग्री एनालिसिस। देखिए ये हो गया इसके कुछ सिंबल है, ठीक है। जैसे कि इसको क्या बोला गया, इसे बोला गया मेल, ठीक है, और इस सर्कल को क्या बोला गया, फीमेल, ठीक है। और इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर आ जाता है तो इसे क्या बोला गया, सेक्स अनस्पेसिफाइड। मतलब इसको तो हमने देख लिया कि ये मेल है ये फीमेल है, तो इससे, लेकिन इसमें तो डिफाइन नहीं हो रहा ना कि कौन सा मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए क्या बोला गया, सेक्स अनस्पेसिफाइड। मतलब कोई भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा ये सेक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ कलर्ड है फॉर्म में लिखा हुआ, जैसे कि कोई भी, ये तो ब्लैंक थे बट यहाँ कलर्ड है, ठीक है। तो जहां भी कलर्ड होगा तो उन्हें क्या बोला जाएगा, इफेक्टेड जेनेटिक, मतलब कि इनमें कोई डिसीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो भी ये कलर्ड है तो उन्हें क्या बोला गया, इफेक्टेड जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक वाइज इफेक्टेड है। उसके बाद देखिए जब ये मेल एंड फीमेल जो हो गया बीच में लाइन ड्रॉ होगी तो इसे क्या बोलेंगे, मेटिंग, मतलब ये जो होंगे मैरिज वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर डबल लाइन बनी होगी तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोज रिलेटिव मैरिज, मतलब कि इनमें मैटिंग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मेल एंड फीमेल, उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका बेबी भी हो चुका है, जिसमें कि एक जो है फीमेल वाली कौन है, अफेक्टेड है, ठीक है, कौन सी है, अफेक्टेड है। एंड मेल जो है वो कौन सा है, मेल बेबी जो है वो क्लियर है, मतलब उसमें कोई भी डिसीज नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या बोला गया, बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें मेल एंड फीमेल, उसके बाद इसका जो मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो इफेक्टेड है, लेकिन मेल एंड फीमेल में भी कोई भी इफेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, जेनेटिक अफेक्टेड बेबी। तो जो मतलब बेबी है वो जेनेटिक अफेक्टेड है, लेकिन देखिए कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो कि मतलब दिखाई भी नहीं देती हैं, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में शो हो जाती हैं, ठीक है। मतलब पेरेंट्स में नहीं प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो बेबी में अगर आ जाए, बेबी में आ जाते हैं, ठीक है, वो बेबी में शो होने लगती हैं, ओके। तो ये हो गया जेनेटिकली अफेक्टेड बेबी, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो चुका है पेडिग्री एनालिसिस तक, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है जेनेटिक डिसऑर्डर, जितने भी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो वो हम आपको नेक्स्ट आपको वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए यहीं तक, थैंक यू।